नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जहां कल्पना और हकीकत के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो जाती है कि वो डरावनी लगने लगती है। ये कहानी है शब्दों की और किस्सा गोई की जबरदस्त ताकत के बारे में। और यही सवाल आज हमारे सामने है। क्या कोई कहानी इतनी असली हो सकती है कि एक इंसान को अपना सब कुछ छोड़कर भागने पे मजबूर कर दे? क्या शब्दों में वाकई इतनी शक्ति होती है कि वो किसी की दुनिया को हिलाकर रख दे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी के सेंटर में है दो किरदार। एक है महेंद्र, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर है, और दूसरा है उसका रसोइया ईश्वरन। इनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसी में कहानी का सारा जादू छिपा हुआ है। आइए इन दोनों किरदारों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एक तरफ है महेंद्र, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है, तर्क पर चलने वाला, और दूसरी तरफ है ईश्वरन, जो सिर्फ एक रसोइया नहीं बल्कि कई कलाओं का मालिक है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कला है कहानियां गढ़ना। ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं, और यही चीज इनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। देखिए, ईश्वरन सिर्फ एक रसोइया नहीं था, वो महेंद्र के लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम था। मतलब क्या कुछ नहीं करता था वो। लजीज खाना बनाता, कपड़े धोता, घर को साफ सुथरा रखता, और तो और कहीं से भी ताजी सब्जियां उगा लेता था। लेकिन इन सब से बढ़कर उसकी असली खासियत थी किस्से सुनाना, जो महेंद्र की अकेली शामों को रोमांच से भर देते थे। तो सवाल ये है कि ईश्वरन कहानियां सुनाता कैसे था? उसकी स्टाइल बहुत ही अलग थी। वो छोटी से छोटी बात को भी ऐसे बताता था जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। उसका कहानी सुनाने का एक पूरा फॉर्मूला था। 4 स्टेप्स थे। पहले वो एक जबरदस्त नाटकीय शुरुआत करता माहौल बनाने के लिए। फिर अपनी आवाज के उतार चढ़ाव और हावभाव से सस्पेंस बनाता। तीसरा, वो कहानी को सिर्फ सुनाता नहीं था बल्कि उसे जीता था, मतलब पूरा एक्शन करके दिखाता था। और चौथा, क्लाइमैक्स से ठीक पहले कहानी को रोककर सुनने वाले को बेचैन कर देता था। मिसाल के तौर पर वो ये नहीं कहेगा कि उसने सड़क पर एक गिरा हुआ पेड़ देखा। नहीं, वो कुछ इस तरह से माहौल बनाएगा। उसकी आंखों के इशारे, हाथों की हरकतें, ये सब मिलकर सुनने वाले को उसी वीरान सड़क पर ले जाते थे। यही तो उसकी कला थी। उसकी सबसे जबरदस्त कहानियों में से एक थी एक पागल हाथी की। कहानी की शुरुआत ही एक दमदार घटना से होती है। एक जंगली हाथी अपने बाड़े को तोड़कर भाग जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रहा है। ईश्वरन बताता कि कैसे वो हाथी शहर में घुसकर दुकानों को तोड़ता है और फिर एक स्कूल के मैदान में पहुंच जाता है जहां बच्चे खेल रहे होते हैं। सोचिए जरा, हर तरफ भगदड़ और दहशत का माहौल। और कहानी सुनाते सुनाते ईश्वरन खुद एक पागल हाथी की तरह उछलने कूदने लगता था। और फिर आता है कहानी का वो हिस्सा जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। ईश्वरन दावा करता है कि उसने एक छोटे से लड़के ने उस विशाल हाथी को सिर्फ एक छड़ी से काबू कर लिया। ये दिखाता है कि उसकी कहानियों में ड्रामा और कल्पना का कैसा जबरदस्त मेल होता था। और जब महेंद्र उससे पूछता कि भाई ये कैसे किया, तो ईश्वरन बड़े आराम से जवाब देता है कि ये एक जापानी कला है, कराटे या जूजित्सु। एक ऐसा तर्क जो सुनने में तो प्लॉजिबल लगता है, लेकिन असल में है तो उसकी कल्पना की ही उड़ान। ईश्वरन की कहानियां सिर्फ रोमांच तक ही सीमित नहीं थीं। एक रात उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जो महेंद्र के तर्कवादी दिमाग की सारी सीमाओं को परखने वाली थी। एक दिन बढ़िया खाना खिलाने के बाद ईश्वरन ने अचानक माहौल को एकदम डरावना बना दिया। उसने बताया कि जिस फैक्ट्री एरिया में वे रह रहे थे वो असल में एक पुराना कब्रिस्तान था। और फिर वो उस भूत के बारे में बताता है, एक औरत का भूत जो पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। उसका जो विवरण था वो इतना भयानक था कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। एक कंकाल जैसी औरत जिसकी गोद में एक भ्रूण हो। और महेंद्र का रिएक्शन ये समझना बहुत जरूरी है। ऊपर से तो वो उसे पूरी तरह खारिज कर देता है, कहता है तुम पागल हो ईश्वरन, भूत भूत कुछ नहीं होते। लेकिन अंदर ही अंदर कहानी अपना असर कर चुकी थी। उसे बेचैनी होने लगी। वो हर रात अंधेरे में बाहर झांकता और पूर्णिमा की रात को तो खिड़की से बाहर देखने से भी बचने लगा था। और फिर वो रात आई जब ईश्वरन की कहानी की कल्पना महेंद्र की हकीकत में उतरती हुई महसूस हुई। सब कुछ बहुत धीरे धीरे हुआ। पहले एक हल्की सी कराहने की आवाज, जिसे उसने बिल्ली की आवाज समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की,
लेकिन जब आवाज और गहरी और दर्दनाक होती गई तो वो खुद को रोक नहीं पाया। और जब उसने बाहर देखा तो उसे ठीक वही नजारा दिखा जिसका जिक्र ईश्वरन ने अपनी कहानी में किया था। एक काली सी परछाई जिसके हाथ में एक बंडल था। महेंद्र डर के मारे पसीने पसीने हो गया और बिस्तर पर गिर पड़ा। अगली सुबह महेंद्र खुद को समझाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि ये सब उसके दिमाग का वहम था। ईश्वरन की कहानी ने उसके अवचेतन मन पर इतना गहरा असर डाला कि उसे वो सब सच लगने लगा। महेंद्र ने लगभग खुद को यकीन दिला ही लिया था कि पिछली रात जो कुछ हुआ वो सच नहीं था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ईश्वरन का आखिरी दाव अभी बाकी था। जैसे ही महेंद्र काम के लिए निकल रहा था, ईश्वरन ने बड़े ही शांत भाव से उससे पूछा कि क्या उसने भी उस भूत को देखा था, क्योंकि वो तो महेंद्र के कमरे से आ रही आवाज सुनकर ही जागा था। बस ईश्वरन के ये शब्द काफी थे। महेंद्र का सारा तर्क, सारी हिम्मत सब एक पल में ढह गई। उसे यकीन हो गया कि उसने जो देखा वो कोई वहम नहीं था। उसने एक पल भी नहीं सोचा, उसी दिन नौकरी से इस्तीफा दिया और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो भूत वाकई असली था या ईश्वरन का अब तक का सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय परफॉर्मेंस था? ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे एक शक्तिशाली कहानी हमारे तर्क पर हावी हो सकती है, हमारे मन में घुसकर हमारे डर को हकीकत बना सकती है। शायद ईश्वरन की असली ताकत भूत बुलाने में नहीं, बल्कि यकीन दिलाने में थी।